हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ख़बरों पर डिस्कस करते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस वक्त लखीमपुर खेरी पूरे भारत में और दुनिया भर में जहाँ भी भारत की ख़बरें छपती हैं, वहाँ लखीमपुर खेरी में किसानों पर हुए जुल्म, उन पर कार चढ़ा करके हत्या कर देने का मामला चर्चा में है। उसमें केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे का नाम बाकायदा आ रहा है। प्रोवोक करने वालों में और इम्प्लीमेंट करने वालों में एक ही फैमिली के लोग हैं, जिनको अभी तक ऐसा लगता है कि अमित शाह जी से मुलाकात के बाद अभी कुछ रिलीफ मिल गया है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में वो रिलीफ बाकी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट से सवाल किया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट तकरीबन कहा जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने मांग की है। उसके बाद अब क्या सूरत हाल होगी तेज़ी से, ये कुछ कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का अब तक हार्डलाइन कहिए या ढीठ रवैया जो रहा है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और पेशे से वकील हैं। एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप लोग सब उन्हें पसंद करते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने अपने में वक्त दिया। आप ये बताइए कि लखीमपुर खेरी में ऐसा गैर जिम्मेदार किस्म का वाक़या, ये कोई पुलिस की तरफ से सिर्फ डंडा चला देने वाला वाक़या नहीं है कि गुस्से में किसी पुलिस वाले ने, हालांकि वो भी गुस्से में नहीं कर सकते जब तक उनका बड़ा अफसर ना कहे। इतना जुल्म, किसानों से इतनी नफ़रत, वो किसान जो अन्नदाता है उससे इतनी नफ़रत, आखिर ये हुकूमत किस तरफ देश को लेकर के जा रही है? क्या कुछ है आपके सामने, क्या लगता है? मुझे सबसे पहले लगता है कि देश में माफिया का राज हो गया। अब ये देश जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, बल्कि आरएसएस और उसके जितने भी गुंडे संगठन हैं उनके माध्यम से चल रहा है। और उन्होंने जो है ये कसम उठा ली है कि उनका डंडा राज कायम रहेगा। आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये कहा कि उठा लो डंडा। हाँ, वो वीडियो आई साहब, इसमें बड़ा अजीब आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। 1 घंटा 20 मिनट की वो वीडियो है। हाँ। और जब मैं उसे पूरा देखा तो 1 घंटा 4 मिनट बाद ये वाक्य उनका आता है। वो किसानों को कहते हैं उठा लो डंडा, ठीक है ना, और 200, 500, 1000 की तादाद में खड़े हो जाओ, किसानों पे टूट पड़ो और जेल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, साल भर की, 6 महीने की, 2 महीने की काटाओ और उसके बाद जो है तुम नेता बन जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी, और आप देखिए जब देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तब उसमें अहिंसा एक बड़ा मूल्य था। लोग जाते थे, अपनी गिरफ्तारी देते थे, जेल जाते थे, लेकिन वो जाते थे हिंसा करके नहीं जाते थे। ये जो है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ अपने हर तबके को जो है उकसा रही है। और ये मुख्यमंत्री ने पहली बार नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा, जब हरियाणा में हमने देखा करनाल में मुख्यमंत्री की सभा थी तो एक आईएएस ऑफिसर एसडीएम ने कहा कि जो भी किसान आगे बढ़े उसका सर फोड़ दो। तो ये सरकारी अमले को भी इनका यही निर्देश है, अपने कैडर को भी यही है। और आरएसएस ने हर जगह ये ठान रखा है कि किसानों के साथ आरएसएस को संघर्ष करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लखीमपुर खीरी की जो घटना है, ये आप ये समझिए कि अचानक घटना नहीं हुई। 4-4.5 साल से जब से योगी राज आया है उत्तर प्रदेश में, तब से वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, गुंडों का राज है और गुंडों को ही हर तरह की सरपरस्ती दे दी गई है। अब यह आता है कि जो अजय मिश्रा उर्फ टैनी, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका वो संसदीय क्षेत्र है। और टैनी वहाँ क्यों प्रसिद्ध है? टैनी से प्रसिद्ध है क्योंकि वो वहाँ पर जो है एक तरह से माफिया को चलाते हैं। उनके ऊपर ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि वो खैर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, उसकी तस्करी जो है नेपाल में करते हैं। और आप ये समझिए कि टेहरी जो है ये इलाका जो है और ये वाला इलाका जो हमारा है लखीमपुर खीरी का, ये जो है नेपाल की सीमाओं से लगता है। और नेपाल की सीमाओं से लगने की वजह से नेपाल और ये नेपाल की तराई का इलाका है। और इसमें जब देश की आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ
तो जो सिख लोग थे उनको वहाँ बसाया गया। और वो उन्होंने वहाँ पर अपनी मेहनत से, दलदल वाली ज़मीन थी और तलहटी वाली ज़मीन थी, उस पर उन्होंने खेती की और एक तरह से वो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मजबूत किसान बन के उभरे। अब वहाँ पर जो है लखीमपुर खीरी में ये जो अजय मिश्रा है, ये वहाँ पर हिंदुस्तान में और नेपाल में जो पेट्रोल है और डीजल है उनके दामों में बड़ा फ़र्क है। 15-20 रुपए का, 30 रुपए तक का फ़र्क रहता है। और ये यहाँ से ले जाकर जो है पेट्रोल की और डीजल की तस्करी भी करते। तो पूरा एक तस्करी का माफिया है और तस्करी के माफिया की वजह से सारे गुंडे इनके साथ हैं। पुलिस से इनका लेन देन पहले भी था। इन्होंने वहाँ पर एक व्यापारी की हत्या की, उसमें इनको 302 में मुकदमा भी हुआ और उस मुकदमे के बाद जो है ये किसी तरह जो है बच गए उसमें, और हाई कोर्ट में जो है वो उसकी अपील चल रही है और उसमें जमानत पर छूटे हुए हैं। तो आप देखिए कि देश में अगर हम गृह मंत्रालय को देखें कुल, जिसके अंडर पुलिस आती है, तो उसका मुखिया कौन है? वो अमित शाह है, जिनको लोग तड़ीपार के नाम से जानते हैं, जिन पर हत्या के आरोप थे। दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि अजय मिश्रा हैं, जो हत्या के आरोपी थे और हत्या के आरोप में यानी जिन लोगों पर कानून लागू करने का, उनकी उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी है, वही लोग ऐसे हैं। नहीं, मोदी जी ने जानबूझ के ऐसा किया है। जो तीसरे एक गृह राज्य मंत्री और हैं, नीतीश उनका नाम है, वो जो है पश्चिम बंगाल के हैं और उन पे भी जो है 8 हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा। तो पूरा गृह मंत्रालय में अगर सारे के सारे मंत्री जो है, जो कि पॉलिटिकल बॉसेस हैं, अगर वो सारे के सारे हत्यारे होंगे, जमानत पर छूटे होंगे, जिनका चरित्र काला रहा होगा, तो आप समझिए पुलिस को तो बदमाशों के साथ ही चलना है। वैसे हम हमेशा कहते हैं बदमाश और चोरों का और पुलिस का जो है चोली दामन का साथ। उनके जो गैंग्स ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, उनके साथ पुलिस को साथ चलना है। आप देखिए नीतीश प्रमाणिक जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो ही प्रमाणित करते हैं इस चीज़ को कि हम जो है गुंडे हैं, बदमाश हैं, और गुंडे बदमाश आज पॉलिटिकल जो है लीडर हैं। खुद योगी जी पे 51 मुकदमे हैं। योगी जी पे कौन से मुकदमे हैं? योगी जी पे बरवा फैलाने के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, 51 मुकदमे हैं। उनकी पूरी बहुत से मुकदमे तो वापस ले लिए थे ना, वापस ले लिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अच्छा। तो अब जो यूपी के चुनाव होंगे उसमें आप उनकी लिस्ट पढ़ना कि योगी जी पे कितने मुकदमे हैं। योगी जी वो अकेले मुख्यमंत्री हैं पूरी। नहीं, वो तो साहब मोदी जी को टक्कर दे करके प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करते हैं। मोदी जी पे भी तो हत्या के चार्ज रहे हैं, मोदी जी पे भी तो आप समझिए दंगे करवाने के चार्ज रहे हैं। ये और बात है कि तिकड़म से वो बच गए, लेकिन उनकी आत्मा तो जानती है कि उन्होंने क्या किया। आरएसएस के सारे लोग जानते हैं कि किस तरह जो है वहाँ पर गुजरात में 2002 में जब दंगे हुए तो कैसे लोगों को मारा गया, कैसे बच्चों को मारा गया। 2002 में लोगों के कत्लेआम को ही एक तरह से क्वालिफिकेशन माना गया प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आरएसएस तो मानती है। आरएसएस में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलेगा, कोई नोबेल लॉरेट मिलेगा कि इसको नोबेल अवार्ड मिला था, ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये बड़ा वो है। ये इसके सारे के सारे वो लोग हैं जो कि घृणा फैलाते हैं समाज में, हिंसा फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं और माफिया की तरह रूल करते हैं। ये सारे वो लोग हैं और ये सारे लोग मिलकर जो है अब जो है ये जो लखीमपुर खीरी की घटना है, तो उसमें आप देखेंगे कि पुलिस की हिम्मत नहीं है, यानी पुलिस की हिम्मत नहीं है योगी जी के रहते हुए कि वो जो है किसी आदमी से पूछ सके कि भाई तेरा नाम इसमें आ रहा है, तेरी फ़ोटो आ रही है, फेस रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में, वीडियो और किसी भी चीज़ से, उससे पुलिस जो है लोगों को वेरीफाई कर सके। पहले जो है आप देखिए सबसे ज़्यादा बयान जो है, सबसे ज़्यादा अहमियत अगर पुलिस किसी के बयान को दे रही है तो वो अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बयानों को दे रही है। वो एक ही बात बार बार कहता है कि मेरा बेटा वहाँ नहीं था, मौके पर नहीं था। और यहाँ तक भी बेवकूफ़ी की बात हो रही है कि जितने भी उनके समर्थक लोग हैं वो कहते हैं जी कि 11 बजे से लेकर जो है 5 बजे तक दंगल चल रहा था। 11 बजे से 5 बजे तक दंगल चल रहा था और मोनू भैया वहाँ पर थे, यानी अभिषेक मिश्रा जो मेन जो नामजद अभियुक्त है वो वहाँ था। अब आप समझिए कि अगर किसी जगह पर किसी गांव में 2-3 किलोमीटर दूर से अगर 8 लोग मर जाएं तो आप समझते हैं दंगल आराम से चल रहा होगा? चल सकता है दंगल? नहीं, कभी नहीं चलना चाहिए। दंगल तो एक एंटरटेनमेंट है, पीसफुल। नहीं, वो एक एलिबाई ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो अपने आप में झूठी है। पहली नज़र में ही देखेंगे तो पता चलेगा झूठी है कि 3:30 बजे जो है दंगा हुआ, 3:30 बजे 9 लोग मर गए, उसके बाद जो है दंगल 5 बजे तक चल रहा है और वो कह रहा है कि मोनू भैया वहाँ है। और मजे की बात क्या है कि सारे आपको वीडियो नजर आएंगे लेकिन दंगल का कोई वीडियो नजर नहीं आएगा। हाँ, दंगल का किसी ने वीडियो नहीं डाला, दंगल का कोई वीडियो कहीं नहीं है। हाँ। तो वीडियो नहीं है इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि जो अजय मिश्रा जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं
पूरे मामले में पुलिस का ही नज़र नहीं आती। यानी एक आप देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, देश का गृह राज्य मंत्री के गांव में चल रहा है, वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री को आना है वहाँ, और पुलिस नहीं है, पुलिस की कोई गारद वहाँ नजर नहीं आती, सारे पुलिस वाले जो है छुप के बैठ गए। तो आप ऐसी बात आपको हजम होती है? मुझे तो नहीं होती। नहीं, वो हेलीपैड पर जो लोग पहुंचे थे उसकी वीडियो दिन में आई थी, वो इत्तेफाक से मैंने वीडियो देखी थी इस वाक़े से पहले वाली। तो किसानों ने उस जगह जहां वो एच लिखा हुआ था ग्राउंड पर, वहां खड़े होकर के बाकायदा नारेबाजी की और कहा कि यहाँ नहीं आने देंगे जो उप मुख्यमंत्री है। उसके बाद ये इतना बड़ा वाक़या हुआ। तो ये आपको क्या कुछ लगता है, यानी उप मुख्यमंत्री को चूंकि इस भीड़ ने, किसानों ने या उनके मुताबिक दुश्मनों ने नहीं उतरने दिया, तो उन पर गाड़ी चढ़ा देंगे आखिर? नहीं, आप समझिए केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्हें वहाँ जाना था। हाँ। पुलिस की और किसानों की सहमति थी। पहले ये थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है हवाई अड्डे, वो हेलीकॉप्टर पे उतरेंगे। तो किसानों ने कहा कि हम दूर जो है एक सड़क जा रही थी, उस पर हम जो है आंदोलन करेंगे ताकि विजिबल दोनों एक दूसरे को रहें और कोई संघर्ष ना हो। फिर ये तय हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य जो है हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, हेलीपैड पे नहीं उतरेंगे। तो ये हुआ कि किसानों को कहा गया कि वो जो है सड़क के रास्ते से आएंगे। तो किसान जो है दूसरे रास्ते पे चले गए थे। ये जो जिस रास्ते पे दुर्घटना हुई है, ये केशव प्रसाद मौर्य के रूट का रास्ता नहीं था। ये पुलिस ने उनको बना लिया था, किसानों को, कि आप अपना प्रतीकात्मक जो संघर्ष करना है वो करो। अब उप मुख्यमंत्री दूसरे रूट से आएंगे। वो बड़ी सड़क थी, ये छोटी पगडंडी नहीं थी। तो इस पगडंडी पे किसान जा रहे थे, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए कि हम जो है सत्ता के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो हम तुम्हें जो है रौंद देंगे। उस रौंदने के लिए जो है आप देखिए अभिषेक मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा वहाँ पर जो है अपनी थार जो जीप है उसे लेके गए। उसके साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसके पीछे एक और गाड़ी थी, और आप फॉर्च्यूनर को देखेंगे, दूसरी गाड़ी को देखेंगे तो उस पर लोग जो हथियारों सहित लदे हुए हैं, लटके हुए हैं बाहर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड लटके होते हैं। उसके बाद जब किसान जो है, किसानों का रुख दूसरी तरफ था, मुंह दूसरी तरफ था, जितने भी आपने वीडियो वगैरह देखी जो आ रही हैं, तो उनको पीछे से हिट किया, और पीछे से हिट इस स्पीड से किया कि कम से कम 60-70 किलोमीटर की स्पीड से। अगर आपको गाय भी दिख जाए, जानवर भी दिख जाए सड़क पे, वो भी मान लो किसी तरह का गड्ढा हो, तब भी आप ब्रेक लगाते हैं। लेकिन इंटेंशनली, जानबूझकर, गफलत नहीं है ये, जानबूझकर जो है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको कुचलते हुए वो चली गई। लेकिन आगे जाने में ये गड़बड़ हुई कि अचानक जो है, जैसे वो सोची समझी रणनीति नहीं होती, वहां पर एक बस खड़ी थी। तो 10 मीटर के रास्ते पे अगर एक बस खड़ी हो जाए तो जीप को मंदा होना पड़ा, और तब किसानों ने उसे घेरा। और ये बार बार ये कह रहे हैं जी वहां पर कोई हथियार नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी। अब जो आदमी पकड़ा गया है उसके पास जो है कारतूस मिले, जीप के अंदर कारतूस थे, यानी कारतूस थे तो इसका मतलब वेपन भी होंगे जाहिर। तो इन सब बातों को उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, आप समझिए किसानों की पैरोकार नहीं है, वो पैरोकार है जो अपराधी हैं, जो अभिषेक मिश्रा है, जो मोनू है, जो अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी पैरोकार है, उनकी बात मान रही है। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भड़काया था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, बाकायदा धमकी। नहीं, वो तो समझे नहीं, एक मेरी आदत है, मैं अगर अपने को बेताज बादशाह समझता हूं तो मैं हर एक को कहूंगा कि आपको ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने उनको कहा था किसानों को, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो ठीक कर दिया जाओगे, और इस काबिल नहीं रहोगे कि आप जो है ये जो पलिया है, पलिया क्या, आप जो है ये लखीमपुर खीरी भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये देश का गृह राज्य मंत्री उस पर बोल रहा है वीडियो पे, और किसान सम्मेलन में बोल रहा है, ये आपसी बातचीत में नहीं है। यानी आपसी बातचीत होती तो समझा जाता भाई किसी ने जो है इनकी वीडियो को चुपचाप जो है वो कर लिया है, लेकिन वो सम्मेलन में बोल रहा है, किसान सम्मेलन में बोल रहा है, और किसानों को भड़काने के लिए बोल रहा है। तो आप समझिए टाइमिंग, कि मनोहर लाल खट्टर जो बात बोलते हैं, जो टैनी बोलता है, जो मोनू मिश्रा करता है, ये सब जो है आरएसएस के कहने पर होता है। और आप अगर इस बात से थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि हाथरस में एक लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई, मर गई वो। फिर मरने के बाद उसकी लाश को जो है रात को 4 बजे जो है यूपी की पुलिस ने ले जाकर पेट्रोल और डीजल से जला दिया। और उसकी घटना का विरोध करने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जा रहे थे, उन सबको जो है सरकार ने इसी तरह कहा कि आपको वहीं जाने नहीं देंगे, आपको किसी से मिलने नहीं देंगे परिवार से। और आज भी ये हाल है कि हम देखते हैं कि वो सिद्दीक कप्पन जो एक पत्रकार जा रहा था, वो आज भी जेल में है, उस पर यूएपी लगा हुआ है। उसकी मां मर गई, उसको जो है बेचारे को जाने की परमिशन नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल से 3 दिन की मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम तुम्हारी बात जो जमानत की अर्जी है उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो वहाँ तो जिस आदमी का कोई अपराध नहीं है,
जो पत्रकार है और उसकी जो चार्जशीट मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारी संदेह के आधार पर है कि इस पे शक है कि दंगा भड़का सकता था, इस पे शक है कि यानी पुलिस का काम है जब अपराध हो जाए तब वो कार्रवाई करती है। जी। लेकिन आपकी जो है हियरसे पे या मनगढ़ंत बात पे आप किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन यूपी पुलिस इतनी मुस्तैद पुलिस है कि वो अपराधियों के तो साथ है, लेकिन जो विरोधी हैं, जो वाकई जिनके साथ पीड़ित हैं, उनके साथ उसकी कोई सहानुभूति नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि योगी राज और ये जो मोदी राज है ये समझते हैं कि हुकूमत को चलाना जो है हमारा ही काम है। सरकार जो है झुकेगी तो लगेगा कि हम झुक गए। आप अच्छा, इस पूरे वाक़े का पॉलिटिकल क्या असर होने वाला है? क्योंकि अभी अगले साल जल्दी ही अब यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं और अपोजिशन और सारी पार्टियां लखीमपुर खीरी गईं, प्रियंका को रोक करके अपने हिरासत में भी रखा और हर तरह से उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें इजाज़त देनी पड़ी। सियासत पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस वाक़े का, आपको क्या लगता है? सियासत पे इसका असर के बारे में दो तरह के रुख हैं। हाँ। योगी जी समझते हैं कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। अच्छा, इससे फ़ायदा होगा, मेरी छवि जो है आयरन मैन की बनेगी और लोग जो है मेरे साथ जुटेंगे और मैंने संघ के एजेंडे को कायम किया है, इसे संघ पूरी तरह मेरा साथ देगा। अब दूसरे लोग जो हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, न्यायालय में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि नैतिकता होनी चाहिए, अगर उन सब लोगों को सोचो तो आप समझिए कि अहम और वहम इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। और मोदी सरकार और योगी सरकार के पास अहम भी है और वहम भी है। और अहम और वहम को देखो तो हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जिसको हम बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं, भाई हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, तो रामायण क्यों हुई कि रावण जो है सीता को उठा के ले गया, जिसे लोगों ने गलत माना। फिर राम ने कहा भी मेरी सीता वापस कर, तो उसने कहा नहीं देता, इसलिए राम रावण का युद्ध हुआ और उसमें रावण का नाश हुआ। इसी तरह महाभारत में देखते हैं कि पांडवों ने और कौरवों के बीच में जो है लड़ाई इस बात पे हुई कि पहले तो ये हुई कि आप जो है उन्होंने द्रौपदी के भरी सभा में जो उसके कपड़े उतारे, वहाँ भी एक औरत थी, यहाँ भी एक औरत थी, और फिर उन्होंने जो है कहा कि भैया जब समझौता हुआ कि कम से कम हमें 5 गांव दे दो, तो उसने कहा सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, तो वहाँ भी एक अहम था। तो आप देखिए दुर्योधन का अहम हो या रावण का अहम हो, उनका नाश जरूर हुआ है। अगर हम ये यकीन करते हैं, अगर हम ये मानते हैं हमारे धर्म ग्रंथ ठीक हैं, अगर हम ये मानते हैं कि अच्छी बातें जो इतिहास में और हम लगातार सीखते रहे हैं, वह सच बोलो, हिंसा मत करो, दूसरे के ऊपर अत्याचार मत करो, अगर हम उन्हें सही मानते हैं, तो अगर उसी पैमाने को, उसी कसौटी को आप उत्तर प्रदेश में आज कसेंगे तो लगेगा कि योगी सरकार का अंत जो है बड़ा करीब आ गया है और ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाले काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है, रावण को भी अहंकार था, दुर्योधन को भी अहंकार था कि मेरे साथ जो है इतनी बड़ी सेना है, और ऐसे मोदी जी को और योगी जी को पूरा अहंकार है। और अहंकार वाले आदमी का जो है अंत जरूर होता है, और अंत करने के लिए इस बार जो है इनका सामना जो है सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बड़े सभ्य भाषा में कि भाई आप जो है अपनी स्टेटस रिपोर्ट दो, आपने क्या किया 4 दिन में। आज 5वां दिन हो गया है, अभी तक जो है जो अभिषेक मिश्रा है, जिसके घर के बाहर 160 का नोटिस पुलिस चिपका के आई है, वो इनके पास नहीं आया है। मेरा मानना है और सब लोगों का मानना है कि वो जो है हिंदुस्तान से भागकर नेपाल चला गया। नेपाल इसे चला गया, नेपाल उनका दूसरा घर है एक तरह से, वो पूरा जीवन भी वहाँ काट सकता है। लेकिन अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा दाऊद इब्राहिम की तरह अगर विदेश में भाग जाता है और भारत सरकार उसे नहीं पकड़ पाती, तो आप समझिए कि आने वाले समय में अजय मिश्रा भी एक दिन भागकर नेपाल में शरण ले लेगा, और ये हमारी पुलिस कम से कम मोदी जी की सरकार रहते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में आप समझिए कि हिंदुस्तान में अगर गृह मंत्री की छवि जो है भगोड़े की, अपराधियों की और चीटरों की है, तो इस देश का पूरा शासन, यानी हमेशा माना जाता है कि गृह मंत्री जो होता है देश का आधा प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल, आधी ताकत होती है उसके पास, बिल्कुल। रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से ज़्यादा सबसे नंबर 2 मिनिस्ट्री होती है। लेकिन उसमें ही अगर आपने ऐसे अपराधी तत्वों को भर दिया है, जिनका जीवन, जिनका चाल चरित्र, चेहरा, जिनका हर काम जो है अपराधियों का है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस जो है किसी भी हालत में इन अपराधियों से किसी भी तरह का लोहा नहीं ले सकती। पुलिस को उन्हीं के हुक्म मानने हैं, उन्हीं की हुक्मदुली करनी है, उन्हीं की बात को बजाना है, उन्हीं को सलाम ठोकना है। तो ऐसी हालत में जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो पूरा का पूरा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो जीरो हो गया। तो आपने देखा होगा पुलिस जो है वो संविधान को नहीं देख रही, पुलिस जो है वो मुल्क के कानून को नहीं देख रही। क्या अच्छा, चूँकि आप बहुत अरसे से देख रहे हैं, क्या वाकई इंडिविजुअल का प्रेशर इतना इम्पोर्टेंट होता है
कि वो संविधान को छोड़ करके किसी इंडिविजुअल, चूँकि मैं किसी जब इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं होम मिनिस्टर को भी कह रहा हूँ जी, तो वो अगर फ़ोन कर दे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी अफसर के सामने या देश का संविधान? देखिए जब अनार्की होती है तो सिस्टम पूरा ढह जाता है, किसी को नहीं पता रहता किसको क्या करना है। अब देखिए हत्या हुई, लोगों को कुचला गया, तो कार्रवाई किसको करनी है? एसएचओ को करनी है। जो थाने अध्यक्ष है उसे उसकी जो कानून कहता है हमारा आईपीसी सीआरपीसी कहता है कि एसएचओ इंस्पेक्टर होता है, उसी को जो है एफआईआर लिखनी है, उसी को जांच करनी है। यानी एसएचओ का बयान अब तक नहीं आया, अभी तक किसी को नहीं पता एसएचओ का नाम कौन है। वो कितने दबाव में होगा इसका अंदाज हो रहा है? नहीं, उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, उसको तो है भाई तू बैठा रहे इस पे, बस तू साइन करता रहे, जो हम तेरे को कहते रहेंगे। आईजी बोल रहा है, डीजीपी बोल रहा है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहा है, चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, केंद्र के दूसरे लोग बोल रहे हैं, सिर्फ एसएचओ का कोई वर्जन अभी तक नहीं आया। जबकि जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल होनी है वो एसएचओ की तरफ से होनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो असल ऑफिसर है ग्राउंड पर उसका कहीं नाम नहीं आ रहा और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, वो कुछ कर भी नहीं रहा। हाँ। वो मौके पे भी नहीं गया होगा, मैं आपको कह सकता हूँ। जी। और वो कहते हैं जी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से वो करेंगे, तो हमने देखा है विकास दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने जो एसबी चौहान है, बीएस चौहान है, उन्होंने कहा जी इसकी जो ये पलटी है वो ठीक पलटी है। तो आप समझिए वो भी यूपी के हैं। तो मुझे लगता है कि या तो यूपी के सारी जुडिशियल सिस्टम के जो ऑफिसर हैं उनके दिमाग में भी कोई एक कीड़ा सा बैठ गया है, जो समझते हैं कि कानून कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें जो है मोदी जी और योगी जी के पाँवों की चरण वंदना करनी है, और वो उसी में लगे हुए हैं। और क्या वो वाकई क्या हिंदू राष्ट्र उनके लिए कोई अट्रैक्शन हो गया या वो भी दबाव में कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो उन विचारों को यही नहीं पता हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। अगर पता होता तो उस तरह की बात होती। किसी ने आज तक डिफाइन भी नहीं किया कि आखिर क्या होगा। नहीं, ये तो एक ऐसी बात है कि एक आप जो है एक मेटाफर है, मेटाफर आप एक उड़ा दो जी, हम जो है देश को सूरज की तरह बनाएंगे। अब सूरज की तरह देश बनाएंगे तो देश के सारे लोग मर जाएंगे। तो ये मेटाफर में चलते हैं, कल्पना लोग होती है, कल्पना होती है जो आप एक नारा देते हैं, उस नारे की असलियत पहचानने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम इसे हिंदू राष्ट्र बताएंगे तो इसकी वेशभूषा क्या होगी, इसके लोग खाएंगे पिएंगे क्या, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनकी शादी कैसे होगी, वो किन वाहनों में यूज़ करेंगे। अगर ये करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो सब जो है रामचंद्र जी की तरह जो है धोती पहनने लगे और वस्त्रांग बदल लें अपना, ये हम जो कपड़े पहने हुए हटा देंगे। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो फिर हम कहेंगे हम रथ में चलेंगे, कारें बंद करो। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम घोड़े पालेंगे, लगाएंगे अपने रथ में। हिंदू राष्ट्र महल में रहेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं अतीत जीवी लोगों के लिए होती हैं और ये मूर्खों को बड़ी अच्छी लगती है। जैसे बच्चे होते हैं गुड्डा गुड़िया का ब्याह करते हैं तो वो समझते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं। ये बड़े जो बुढ़े लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र वाले गए हैं वो भी उन बच्चों से ज़्यादा दूर नहीं है। दो खिलौने पकड़ रखे हैं, वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र है। वाकई जो यूपी में इस समय जो है जो राज चल रहा है वो ये वाला राज है। ये उल्लू का पट्टा बोलते हैं इसे। ये उल्लू का पट्टा जो है हमेशा हिलता रहता है। इसको किसी बात से मतलब नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, ये सिर्फ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जो है उत्तर प्रदेश में जो राज है वो उल्लू के पट्टे की तरह का है। यानी जो सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं उनको इसी तरह से वो भी यही है, वो भी उल्लू के पट्टे ही हैं। वो भी लखनऊ की तरफ देखते हैं। यानी अगर कोई आदमी कहे जी रेप हो गया, वो कहेगा पहले योगी जी से पूछ लूं कि इसमें क्या हमें रुख लेना है, एफआईआर करनी है। तो जो हम हमेशा कहते हैं कानून अपना काम करेगा, तो कानून अपना काम नहीं करता। हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हम सब लोग बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो कुछ नहीं है। सिर्फ ये हो गया है कि आप जो है दो चोर लोगों की विम्स एंड फैंसीज, उनकी जो मनगढ़ंत बातें हैं उनको पूरा करने के औजार बने हुए हैं और इसीलिए देश का पतन हो रहा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन दी और ख़ास तौर पे जो आपने बताया कि रहीमपुर खेरी के दरोगा का कोई वर्जन अभी तक नहीं आ रहा और वो इंतज़ार करता है कि लखनऊ से क्या उसको आदेश होते हैं, दिल्ली से क्या आदेश होते हैं। तो ऐसी हालत में जाहिर है कोई संवैधानिक जो संस्था है वो कैसे काम कर पाएगी अगर यही हालात रहेंगे। अभी जो सामने नज़र आ रहा है हालात तो ऐसे ही हैं, इससे क्या कभी देश निकलेगा, कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसा कि रविंद्र कुमार जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार के बदलने के इम्कान ज़्यादा हैं और योगी जी इलेक्शन शायद ना जीत सकें। लेकिन बहरहाल अभी कोई भी बात यकीन से नहीं कही जाती क्योंकि कुछ भी जज्बाती इशू, कोई भी ध्रुवीकरण, कुछ भी रास्ता, कुछ भी अपनाया जा सकता है। अब तक का तजुर्बा तो
यही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हम कोशिश करते हैं कि कुछ जानकार लोगों से और तजर्बेकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते रहें, ताकि आप देश विदेश की ख़बरों पर गहराई से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।